हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए, ठीक है, एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी अपने पेपर हुए हैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी के, वो हम इस क्लास में करने लग रहे हैं। 2020 का टीजीटी का पेपर मैंने आपको कल करवा दिया था। आज हम 2021 का टीजीटी का पेपर करेंगे भाई, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सभी जितनी भी मैंने आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रखी है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो हिंदी व्याकरण की क्लास हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, ठीक है, या हिंदी साहित्य की क्लास हो, या क्वेश्चनों की क्लास है, या मैराथन है, मैंने सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। जाके विजिट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी भाई। तो भी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, 2021 का पेपर करेंगे हम टीजीटी का। पहला दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? सौहार्द्र, विभीषिका, शुश्रूषा या शिष्ट। तो भाई ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सौहार्द्र रहेगा, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध शब्द विभीषिका, इसका शुद्ध शब्द आप देख सकते हो। शुश्रूषा, इसका आप देख सकते हैं शुश्रूषा। शिष्ट का शिष्ट, ठीक है। तो ये भी अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द है, आप चेक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अश्रु, औदार्य, कंप या प्रलय। जो औदार्य है ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत नहीं आता है भाई। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई सात्विक अनुभव कौन कौन से है? सवेद, स्तंभ, सवर्भंग, कंप, विवर्णे, अश्रु, रोमांच और प्रलय। आगे क्वेश्चन है, जठर और जरठ शब्द युग्म है, इनका सही अर्थ भेद हमें बताना है। तो पेट बूढ़ा, बूढ़ा पेट, संसार लापट या लपट संसार। सही रहेगा जठर पेट और जरठ बूढ़ा, ठीक है। तो पेट और बूढ़ा, ए ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो क्या रहेगा? अनुष्ठित, अनुसंधायक, अनुष्ठानदाता या अनुसंधित्यु। तो अनुष्ठाता, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अनुष्ठान की और रचना किस विधा में है, तो किस में है? तो ये रेखा चित्र, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है। तो भाई लहासा की ओर ये एक यात्रा वृत्तांत रहेगा, ठीक है। और किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन जी की रिपोर्टाज है ये। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है, तो क्या कहा है भाई उत्तर मध्य काल को? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीति काल या कला काल। तो भाई पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है भाई, ठीक है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। विद्वानों द्वारा उत्तर मध्य काल का अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जो देख लेते हैं हम। नाम और प्रयोक्ता, रीति काव्य रीति काल को किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा भी रीति काल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। क्या जो ये कंठ ध्वनि बिल्कुल है, अघोष भी है और अल्पप्राण भी बिल्कुल सही है भी। ढ मूर्धन्य है, अघोष है और महाप्राण है, बिल्कुल सही है। प ओष्ठ भी है, अघोष भी और अल्पप्राण बिल्कुल सही है। र लुंठित, घोष एवं महाप्राण है, यही क्या है? गलत है भाई। और जिस बच्चे ने, ठीक है, मेरी उच्चारण वाली क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज जाके चैनल पर वो क्लासें हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो भी देखोगे तो आपके इस क्वेश्चन के जितने भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे, तो आप जरूर से जरूर जाके देखें। तो आंसर डी अपना सही रहेगा। र क्या है? लुंठित है, घोष एवं महाप्राण व्यंजनीय कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि र लुंठित तो है, घोष एवं अल्पप्राण व्यंजन है ये, ठीक है। देखो र लुंठित भी है,
घोष भी है, लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, मसी कागज छो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के संबंध में है? ये पंक्तियां किसकी है? दादू दयाल की है, रैदास की है, कबीरदास की, नानक की है। तो ये पंक्तियां भी कबीरदास की रहेंगी। आंसर सी बिल्कुल सही है। मसी कागज छो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति ज्ञानाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर की है। कबीरदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां साखी शब्द और रमेनी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो अभी मार्तंड और दिनकर ये तो है, आदित्य और अर्क भी है, सविता और दिवाकर भी है, भास्कर तो है लेकिन अर्णव नहीं है। अर्णव जो है सागर का पर्यायवाची होता है। और व्याख्या में देख लेते हैं, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। भास्कर अर्णव शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अर्णव सागर का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, आदित्य, अर्क, सविता, रवि इत्यादि है। सागर का पर्यायवाची शब्द है जल्दी, वारिधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोध, रत्नाकर आदि भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो हमें बताना है। कौन सा विलोम युग्म है? तो ग्रह, अनुग्रह, असीम, ससीम, अज्ञ, अनभिज्ञ, सचेतन, चेतन। तो विलोम युग्म है तो कौन सा है? असीम और ससीम, ये विलोम युग्म रहेंगे भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। असीम और समीम का सही विलोम युग्म है। अन्य विकल्पों के विलोम युग्म देखते हैं। अनुग्रह विग्रह होता है, अज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, चेतन का अचेतन, सचेत का अचेत भाई। ठीक है, सभी के क्या है? विलोम युग्म है ये। आगे, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? पंडिताई, चढ़ाई, तरुणाई या चतुराई। तो भाई क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है चढ़ाई। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा चढ़ाई है। इसमें चढ़ मूल क्रिया है तथा आई प्रत्यय लगने से चढ़ाई भाववाचक संज्ञा बनी है। जबकि पंडिताई, तरुकाई, क्या भी पंडिताई, तरुकाई, तरुणाई, चतुराई शब्द संज्ञा तथा विशेषण से बने भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। ठीक है, इनमें से ये बताना है असंगत कथन कौन सा है। देखते हैं भाई, प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल सही है। प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है, ये क्या है? गलत है भाई। प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के, बिल्कुल सही है। तो इसमें असंगत पूछा गया था तो बी ऑप्शन क्या है अपना? बिल्कुल सही रहेगा। प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में सही नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं, व्याख्या में यही है। ठीक है, देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस क्या होता है? श्रृंगार होता है भाई, शांत रस नहीं होता है। प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल सही है। प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के, ये भी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो हमें बताना है कौन सा सही है। अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, नहीं भाई। जान के लाले पड़ना, जान जोखिम में डालना, नहीं। हाथ पाव मारना, अनुनय विनय करना, नहीं भाई। दाल न गलना, वश न चलना, बिल्कुल सही है। डी आंसर अपना सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। दिया गया विकल्प दाल न गलना, वश न चलना मुहावरे का भावार्थ बिल्कुल सही है। मुहावरे और उनका भावार्थ देख लेते हैं। अंगारे पर लौटना, क्रोध प्रकट करना भाई। जान के लाले पड़ना, अत्यधिक संकट। हाथ पाव मारना, प्रयत्न करना भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हमें बताना है। तो सौपन पहले ही आ गया इसमें, ये क्या है? तत्सम है। लक्ष्य, पहर, कपूर, गवाल, हल्दी, ये सभी तत्सम है। मुकुट, शीर्ष, पृष्ठ, ये तद्भव शब्द है इसमें। संध्या, सिंह, सौभाग्य, इसमें भी तत्सम शब्द आ गया है।
तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, कपूर, गवाल और हल्दी। इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा? कर्पूर, गवाल का गोपाल लक और हल्दी का हरिद्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है वो बताना है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, इसमें तो है। महेश अध्यापक बन गया, इसमें भी है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, इसमें सकर्मक क्रिया, भी अकर्मक क्रिया नहीं है। वह तालाब में तैर रही है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहती है। इसकी पहचान यह है कि यदि क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है और उत्तर नहीं मिलता तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। सोना, दौड़ना, हंसना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है, तो कौन सा प्रबंध काव्य है? कनुप्रिया, आत्मजयी, उत्तरजय, एक और पुरुष। तो जो आत्मजयी है ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। व्याख्या में देख लेते हैं। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य आत्मजयी है। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता कुंवर नारायण है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हमतुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993 इत्यादि। आगे क्वेश्चन है, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो किस में नहीं है देख लेते हैं भाई। 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो नगण्य, लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए, नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई। आगे देखते हैं भाई, गलत तो यही लग रहा है। आगे देखते हैं, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ रहा। तो अपना सी आंसर ही सही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, लोकोक्ति, और उसका जो अर्थ है ये सही नहीं है मेल इसका। नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई, लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं, लोकोक्ति और भावार्थ है, नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो नगण्य, लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, आ बैल मुझे मार, जानबूझ विपत्ति में पड़ना। आगे निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो किसके है भाई? क्षेत्र, मुक्ता, परण, ठीक है, तत्सम है। पूस, मोलश्री, नैन, नीम, नारियल, धतूरा, गेहे, जेठ, छा। तो भाई ए ऑप्शन जो है इसमें सभी तत्सम शब्द है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और देखो तत्सम शब्द होते क्या है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलकर जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं भाई। सुमेलित करना है, करते हैं भाई। चारण काल, चारण काल किसने कहा है भाई? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है भाई। एक का दो, आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाई आदिकाल को। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है भाई। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो भाई अपना 2 1 4 3 बिल्कुल सही है। 2 1 4 3 अपना एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन सही रहेगा। आदिकाल का नामकरण और विद्वान, चारण काल ग्रियर्सन जी ने कहा भाई आदिकाल को। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरकाल विश्वनाथ मिश्र ने कहा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य क्या है? वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा। तो अशुद्ध इसमें क्या है? उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट करनी चाहिए, ये क्या है हमारा गलत रहेगा। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की,
यह अशुद्ध वाक्य इसका शुद्ध रूप होगा, उसने इस बात पर आपत्ति की गई। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, यानी तुलसीदास जी का इसमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न या पौरुष रामायण। जो पौरुष रामायण है ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, नर हरिदास जी की रचना है भी। और जो तुलसीदास जी हैं इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, 6 अवधी भाषा की और 6 ब्रज भाषा की, जिसमें राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा की इनकी रचनाएं और बाकी सभी ब्रज भाषा की रहेगी। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। पौरुष रामायण तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। पौरुष रामायण के रचनाकार नरहरिदास जी है, जबकि कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुकी इत्यादि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो किस में नहीं है समुच्चय बोधक? ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक, इसमें तो है। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं, बिल्कुल सही है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो, ये भी सही है। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, तो इसमें ही समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। वाक्यों को जोड़ने के कारण जिसे संयोजक अव्यय भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा या आदि। आगे क्वेश्चन है भाई, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है भाई? तो किसका कथन है भाई? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई अपना, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। अगला क्वेश्चन है, अर्थ भेद की दृष्टि से समसूत्र भिन्नार्थ शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो भाई समसूत्र भिन्नार्थ शब्द हमें बताने हैं कौन सा सही है इसमें से। तो भाई देखते हैं, चिर और चिर, कपड़ा और अधिक, नीरज नीरद, कमल बादल, मेधा मेध, यज्ञ बुद्धि, सर्व सर्वर, शिव और शबर। तो भाई जो बी है ये क्या है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नीरज तो क्या होता है? कमल, और नीरद क्या होता है? बादल। तो भाई बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। चीर क्या होता है? पुराना, और चीर कपड़ा होता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेधा बुद्धि होती है, मेध यज्ञ होता है, सर्व सब होता है, सर्व शिव होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी पहले बता दिया और ये रहा भी। हाँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी ध्वनियां तालव्य ध्वनियां हैं? च छ ज श, च छ ज श, च ज झ श या च झ है? तो भाई च ज और श ये क्या है? तालव्य ध्वनियां रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी भी मैं कह रही हूँ जिस बच्चे ने उच्चारण की क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके उच्चारण की क्लास आप देख सकते हैं। बी आंसर सही है। च ज श सभी ध्वनियां तालव्य है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्न है। कंठ ध्वनि में ए, आ, क वर्ग और अह और है आता है। क वर्ग में क ख ग सभी। तालव्य में ई छोटी बड़ी, च वर्ग कंप्लीट और य और श, ये चा यशु नाम है तालव्य। मूर्धा रीटुनासा नाम वर्ग वाले सभी वर्ग क्या रहेंगे? मूर्धन्य रहेंगे। ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है। तो रीट है वर्ग कंप्लीट और र और श। दंते में ल त वर्ग कंप्लीट और ल और स। ओष्ठ में उ और प वर्ग भाई। आगे है, अगला क्वेश्चन है,
विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? तो क्या रहेगा? अवसरवादिता के प्रति व्यंग्य, जड़ता के विरुद्ध एवं गतिशीलता, बराचार्य के प्रति आक्रोश या नगरीय संस्कृति के प्रति व्यंग्य। तो जो विप्लव गायन है इस कविता का मूल भाव है जड़ता के विरुद्ध एवं गतिशीलता। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। विप्लव गायन कविता का मूल भाव है जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता। विप्लव गायन कविता के लेखक बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, उर्मिला, प्राणव अपहरण, हम विस्पाई जन्म की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सपर्श अल्प प्राण व्यंजन है? सपर्श और अल्प प्राण बताने हैं। स है, फ ब द, क ग ट, न ल र। तो भाई क ग ट इसमें सभी सपर्श अल्प प्राण व्यंजन रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क ग ट सपर्श अल्प प्राण व्यंजन है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और य र ल व सपर्श अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थर और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे तभी तुम उसकी कहानियां, उसके पत्थर और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू अर्थ बर्थ तथा एन ऑटोबायोग्राफी आदि। और चौथा सप्तक के कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है? अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर या विजय देवनारायण शाही। तो चौथे सप्तक के कवि कौन से नहीं है? विजय देवनारायण शाही नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, विजय देवनारायण शाही चौथे सप्तक के कवि नहीं है। विजय देवनारायण शाही तीसरे सप्तक के कवि है। जबकि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रणेता अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो कौन से विद्वान की भाषा भुक्तिवाद कहलाती है? भट्टनायक, भट्टरोलट, अभिनव गुप्त और शंकुक। तो भाई भट्टनायक की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। आंसर ये सही है। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से भट्टनायक की व्याख्या, निष्पत्ति के अन्य व्याख्याकार देख लेते हैं कौन से हैं। आचार्य निष्पत्ति सिद्धांत, भट्टरोलट की उत्पत्तिवाद है सिद्धांत, शंकुक का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद ते लजात जल जात जग जानत है, आज जल जात ते लजात चंद देखोगे। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार रहेगा भाई? दीपक है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है। तो भाई इसमें विभावना अलंकार रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। चंद तेल जात जल जात जग जानत है, आज जल जात तेल जात चंद देखो में उक्त पंक्तियों विभावना अलंकार है। जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो वहां विभावना अलंकार होता है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? पुष्य है, सहपाद है, कबीर है, शालिभद्र सूरी है। तो भी राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सहपाद जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सहपाद है। सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं। ब्रज यानी 84 सिद्धों में सहपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। इनका दूसरा नाम राहुल भद्र और सरोज वज्र है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। सरप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं दोहा कोश और चर्या पदभई। लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। तो कौन सा असंगत कथन है लोकगीत के संबंध में? तो लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है।
वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तो भाई बी आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोकगीत के संबंध में लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, ये कथन गलत रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का यही आंसर सही है अपना। बी आंसर बिल्कुल सही है। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है। लोकगीत के संबंध में यह कथन असंगत है, क्योंकि लोकगीत गायन हेतु कठोर साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोकगीत के संबंध में संगत कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लोकगीत जनता का संगीत है, बिल्कुल सही है। वास्तविक लोकगीत देशों के गांव और देहातों में है, बिल्कुल सही है। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? देखो ये पंक्तियां किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। पूछा गया है किस कवि के प्रति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो भाई ये पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि है, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, महुआ, वनवाणी, परिवेश आदि। आगे है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? तो भाई ये पंक्तियां किस कवि की है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भगवती चरण वर्मा, नरेश मेहता या कुंवर नारायण? तो ये पंक्तियां भाई भगवती चरण वर्मा जी की रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की है। छायावादी कवि और प्रेमचंद्रोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे में 30 अगस्त 1930 को हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, खेल खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण है? ठीक है, कल भी हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन था माधुर्य गुण के विषय में। तो उसमें क्या पूछा था? माधुर्य गुण कौन सा नहीं है, इसमें पूछा माधुर्य गुण का उदाहरण है। तो देख लेते हैं माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा रहेगा। सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। ठीक है, इसमें माधुर्य गुण नहीं है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, इसमें माधुर्य गुण नहीं है भाई। आगे है, देखो ये कल की क्लास अगर किसी बच्चे ने देखा होगी तो भाई ये क्या है उसमें पूछा गया था, इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, इसलिए हमें पिछले क्वेश्चन पेपर करने बहुत जरूरी होते हैं। कंकन कीननी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि, मानहु मदन दुंदभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहे कीनी। तो इसमें माधुर्य गुण रहेगा। आगे है, बिकते मुरझाए को फूल, उदित होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मद, यहाँ किसका अनंत यौवन, अरे अस्तर यौवन। तो इसमें माधुर्य गुण नहीं है, तो सी में है भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हरि गीति का छंद का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, बिल्कुल होती है। 16-12 पर यति होती है, बिल्कुल होती है। अंत में लघु और गुरु होता है, बिल्कुल होता है। यह मात्रिक विषम छंद, ये गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है, तो सही आंसर अपना डी ही रहेगा। ये सम मात्रिक छंद होता है और सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय एवं उपमान का एक धर्म किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो दीपक अलंकार रहेगा। ठीक है, जब प्रस्तुत यानी उपमेय एवं अप्रस्तुत यानी उपमान का एक धर्म किया जाए तो वहां दीपक अलंकार था। जैसे भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान,
स्पष्टीकरण, जहां भूपति प्रस्तुत और उद्यान अप्रस्तुत दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दीपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास के उदाहरण कौन से है भाई इसमें से? बेशक, मृत्यु पर्यंत, भला मानस, भर्षक, देशांतर, हर सरोज, आप बीती, प्रत्यागमन। तो भाई बेशक और मृत्यु पर्यंत ये अव्ययभाव समास के उदाहरण रहेंगे। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। देखो ये रहा, ये आंसर बिल्कुल सही है। बेशक और मृत्यु पर्यंत अव्ययभाव समास के उदाहरण है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे भरपेट, प्रत्येक, प्रतिदिन आदि। अब सुमेलित करना है। कल की तरह भाई दोष दे रखे हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है। तो देखते हैं, श्रुति कटुक दोष इसमें कौन सा आएगा? तो कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विशोत्कृष्टा। तो एकादोष में श्रुति कटुत्व दोष है। क्लिष्ट दोष, ठीक है, तो क्लिष्ट दोष रहेगा 4 में, अहि रिपु पति पत्तिये सदन है मुख तेरो रमणीय। तो भाई ये क्लिष्ट दोष है। इसमें ए का 2, ख का 4। च्युत संस्कृत दोष, ये किस में आएगा? च्युत संस्कृति दोष है, प्रेम शक्ति से चीर निरस्तर हो जावेगी पाशवता। तो ग का 1 हो गया। ग्राम्यत्व दोष है, लचकती कैसी सुधर मन हर रही यह कमर। तो भाई पहले का 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है? किसमें? चाल, पांडित्य, पढ़ाई या झुकाव। जो भी पांडित्य है, ठीक है, इसमें कृत प्रत्यय नहीं है, और चाल में, पढ़ाई में, झुकाव में है। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। पांडित्य में कृत प्रत्यय नहीं है। पांडित्य शब्द में तदित पढ़ित जाति वाचक संज्ञा, इसमें यह प्रत्यय लगाकर पांडित्य बना है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जिन शब्दों का निर्माण क्रिया से होता है उसको कृत प्रत्यय हम कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो कौन से का नहीं है? मार्तंड, मार्त्रिन प्लस में अंड, जगन्नाथ, जगत प्लस में नाथ सही है। निरुद्धम, निर प्लस में उद्धम बिल्कुल सही है। सन्मार्ग, सत्य प्लस में मार्ग, ये भी बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। तो ये आंसर अपना सही रहेगा। ये क्या है? गलत है। मार्तरण प्लस में अंड, ये क्या है? गलत संधि विच्छेद है इसका। मार्तंडे का क्या रहेगा? मार्त प्लस में अंड, ये सही रहेगी, और सभी सही है अपने संधि विच्छेद। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं है? बनाम, बखेर, बद, दस्तूर या बपोती। तो जो भाई बपोती है इसमें ब उपसर्ग नहीं है, ठीक है, डी आंसर अपना सही रहेगा। बपोती शब्द में ब उपसर्ग नहीं है, जबकि बनाम, बखेर, बखेर और बद दस्तूर में ब उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक संविधान के किस अनुच्छेद में है? कल हमने देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है, अनुच्छेद वाला, और ये पूछा गया था, मैंने ऑप्शन में जो थे उसमें से आपको करवाया था। तो भाई किसमें होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक, तो किसमें होगी? अनुच्छेद 342, 44, 51 या अनुच्छेद 343 है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आंसर डी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जाति से संबंधित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मार्तभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।
उपस्थित पंक्तियों में छंद है तो कौन सा है? दोहा है, रोला है, वंश शत है तो उल्लाह उल्लाला रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। उल्लाला यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखर नियम, बस उसी सब शासित देश में जगे है जगदीश हम। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं है पर उपसर्ग? परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, पराभूत, परकीय, परशाल। तो पराक्रम और पराभूत में पर उपसर्ग नहीं है भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पराक्रम तथा पराभूत शब्द में परा उपसर्ग लगा है, जबकि परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, परकीय तथा परसाल आदि शब्दों में पर उपसर्ग है। आगे है, प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। तो क्या व्यंग्य किया? 9th क्लास में ये लगा हुआ भाई निबंध, इसलिए मैंने जितनी भी आपको क्लासें करवाई है हर एक क्लास में कहा है। ठीक है, टीजीटी वालों के लिए 9th और 10th क्लास करनी भी काफी जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी सभी को करनी है, 9th और 10th क्लास की टीजीटी वालों को। तो क्या है इसमें? धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, या सामाजिक शोषण पर। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। इनके द्वारा रचित प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं विकलांग, श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, क्रांतिकारी की कथा, नया साल, संस्कृति, बारात की वापसी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है? तो भाई किसका रहेगा पैसाची अपभ्रंश से संबंध? पहाड़ी का, मराठी का, लहंदा का, या उड़िया का? तो भाई जो लहंदा है इसका संबंध पैसाची अपभ्रंश से है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, लहंदा भाषा उपभाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं है भाई। देख लेते हैं कौन सी है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पैसाची अपभ्रंश से है लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश से है सिंधी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। तो राजस्थानी बोली इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। मेवाती, मालवी, हाड़ौती, या मगही। जो मगही है ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, ये बल्कि ये बिहारी हिंदी की बोली है मगही। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। मगही राजस्थानी बोली नहीं है। मगही है भैया पे, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी और मगही बोली आती है तथा राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती आदि जयपुरी बोलियां आती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद हमें बताना है। न्यून, नी प्लस में उन। ठीक है, जो सा सही संधि विच्छेद है वो हमें बताना है। मतलब क्या? मत प्लस में एक के, महोदार्य, महा प्लस में उदार्य, एक एक, एक प्लस में एक। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो कल की क्लास में ये आया हुआ था। ठीक है, संधि विच्छेद में। तो आप प्लीज रिलेट करके क्लासों को जरूर से जरूर देखें। तो अपना डी ऑप्शन सही रहेगा। एक प्लस में एक, एक एक सही विच्छेद है। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि जब ए आ के बाद ए ओ औ आए तो ए मिलकर ए और ए ओ मिलकर औ हो जाता है। ठीक है, न्यून जो है इसकी संधि विच्छेद रहेगा। नी प्लस में ऊन जन संधि का उदाहरण है। मतके का मत प्लस में एक के वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोदरीय, महा प्लस में उदारीय वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में यह संगत कथन है। कल भी एक
ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा जिसे बच्चे ने क्लास करी होगी कल की। तो देवनागरी लिपि बाय से दाई सॉरी देवनागरी लिपि बाय से दाहिनी ओर को लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ये गलत है भाई। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है, ये बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? तो गलत अपना बी ऑप्शन रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। कल के क्लास में भी कठपुतली कविता से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? ऋतुराज है, भवानी प्रसाद मिश्र है, कुंवर नारायण है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो भवानी प्रसाद मिश्र रहेंगे कठपुतली कविता के रचयिता भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र के अन्य काव्य संग्रह है गीत फरोश, इदम नेमम, गांधी पंचसती, तूस की आग, कालजयी, अंतर्गत इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो किस में नहीं है? गोविंदा में, शर्मिंदा में, बासिंदा में या परिंदा में? तो जो गोविंदा है इसमें इंदा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, अपना ये आंसर बिल्कुल सही है। जो गोविंदा है इस शब्द में आ प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि शर्मिंदा, बासिंदा अथवा परिंदा में इंदा प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करे भी। अगला क्वेश्चन है, व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा असंगत है भाई। संचरणशील मनोविकार है, बिल्कुल सही है। ये सताई भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते, बिल्कुल सही है। सताई भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता, बिल्कुल सही है। ये रस की सिद्धि तथा स्थिर रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते भी व्यभिचारी भाव। ठीक है, डी आंसर अपना क्या है इस क्वेश्चन का सही है, क्योंकि यही व्यभिचारी भाव के संबंध में गलत है। ठीक है, ठीक है, ये देखो व्यभिचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, यह क्षणिक होते हैं। ये संचरणशील मनोविकार है, ये सताई भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। सताई भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्जहत शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा रहेगा? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुवीर्य समास या तत्पुरुष समास? तो भाई इसमें तत्पुरुष समास रहेगा। इसका विग्रह होगा वर्ज से आहट होगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। कैदी और कोकिला एनसीईआरटी से है। इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। ये भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता मरण जवार, वेणु लोक गूंजे धरा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, बन बितान रवि शशि दियो, फल बक सलील परवाह है, अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार है, हास्य है, शांत है या करुण? तो भाई इसमें शांत रस रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। पंक्तियों में शांत रस है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महादेव वर्मा की रचना है। तो महादेव वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है भाई? महादेव वर्मा की एक कहानी यह है भी, उसने कहा था मेरे बचपन के दिन या लाख की चूड़िया। तो मेरे बचपन के दिन ये महादेव वर्मा की रचना रहेगी भाई। व्याख्या में देखते हैं, सही आंसर बिल्कुल सही। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा की संस्मरणात्मक
रचना है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। दिए गए अन्य विकल्पों की रचनाएं निम्न है। रचनाकारों की रचनाएं देख लेते हैं। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की, उसने कहा था चंद्रदशन गुलेरी जी की है। लाख की चुड़िया कामतानाथ जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो किससे रहेगा? मागधी से, अर्ध मागधी से, शूरसैनी से, पेशाची से। तो भाई पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। बी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेते हैं पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अपभ्रंश और उनसे संबंधित उपभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा और बोलियां। मागधी अपभ्रंश है, इसकी उपभाषा बिहारी हिंदी है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां आती हैं। शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोलियां आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी आती है। भाई पैसाची अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंदर लहंदा और पंजाबी आएगी। अगला क्वेश्चन है अपनी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई सुमेलित। इसको सभी के सभी एक साथ ही ले लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, एक आचार हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हमने ऊपर देखा है भाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। तो भाई 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपना ए ऑप्शन में है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन आप जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।